हैव अ सीट, बैठ जाओ। आई कैन सी द टैली लाइट, मसला नहीं है। ठीक है, रेडी, 3, 2, 1। सब लोग गलती ये करते हैं, इस चक्कर में ड्रग्स कर रहे होते हैं कि कोई एस्केप मिलेगा, कोई ऐसा मतलब डाउनलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, कोई नॉलेज मिलेगी। जब आप ड्रग्स कर रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे साइकेडेलिक्स, तो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको आज साइंस की ज़बान में NDE या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। इस्लाम में भी इसके लिए नाम है। लेकिन ये नाम आपको इब्ने अरबी की राइटिंग में सबसे क्लियरली मिलेगा, बड़ा डिटेल मिलेगा। कुरान भी इस बारे में बात करता है, लेकिन इब्ने अरबी इसको फना की स्टेट कहते हैं। तो आज की एपिसोड हम NDE पे कर रहे हैं, क्योंकि रूहानियत का और NDE का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। अगेन, जितने भी लोग आपको एडिक्ट्स के तौर पे दिख रहे हैं, जिनको कोई ना कोई एडिक्शन हुई हुई है, उस एडिक्शन के एंड में वो अचीव क्या कर रहे हैं? वो अपने DMN को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। DMN आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। ये एक टेक्निकल नाम है नफ्स का, जो आप कुरान में बहुत सुनते हो। ठीक है? तो अब आपने मेरे साथ बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलना है, क्योंकि आज हम बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे। और इस पूरे लेक्चर के एंड में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो बराए मेहरबानी लेक्चर को आराम आराम से फॉलो कीजिएगा। और आखिरी मैसेज के लिए और मेरे एक ख़ास गिफ्ट के लिए आपके लिए ज़रूर रुकिएगा। लेकिन एक और चीज़, मैंने आपके साथ इन वीडियोस में आज तक जितनी भी नॉलेज शेयर की है ना, ये नॉलेज नहीं है, ये मेरे तजुर्बात है, ये वो सारी उल्टी सीधी हरकतें हैं जो मैंने सारी ज़िंदगी की है। ये 100% एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, मेरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर है। इसलिए इस नॉलेज को साइंस की तरह ना लीजिए, एक बंदे के तजुर्बे की तरह लीजिए। और मेरा अपना जो लाइफ करियर रहा है वो मीडिया, साइंस, वाइब्रेशन वगैरह रहा है। इसलिए मेरी स्पेशलिटी स्पिरिचुअलाइजेशन या स्पिरिचुअलिटी बनती है। ठीक है? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं कहीं से भी डॉक्टर नहीं हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी है, जो लोग माइंड में ले बैठ जाते हैं कि मैं मेडिटेशन के ज़रिए अपनी बॉडी को हील कर सकता हूँ। कर सकते हैं, अगर बॉडी उस लेवल पे है तो। अगर बीमारी बॉडी में फिज़िकली आ चुकी है तो रूहानियत आपको हेल्प नहीं करेगी, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, मैं खुद भी जाता हूँ। ये माइंड में प्लीज़ रखिएगा। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है? पहले तो एक आयत है, मैंने अलग से आप लोगों के लिए ढूँढ के रखी थी। मैंने लिख के रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे मेरी अरबी ख़राब हो जाती है। ये है आयत नंबर 85। ये है सूरह अल इसरा। ठीक है? पहले रुकिए। ठीक है? ये आपने सुनी भी होगी। दे आस्क यू अबाउट द रूह, से द रूह इज़ द कमांड ऑफ माय लॉर्ड, एंड ऑफ नॉलेज यू हैव नॉट बीन गिवन बट ओनली अ लिटिल। आपके सामने अल्लाह पाक क्लियरली कह रहे हैं कि रूह की नॉलेज आपको बहुत थोड़ी सी दी गई है। इसको विड होल्ड किया गया है जानबूझ के। यानी ये नॉलेज एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आपको अल्लाह ताला से रिजू करना पड़ेगा। और ये आयत एक्सप्लिसिटली बता रही है कि रूह कोई मल्टी डिमेंशनल चीज़ है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बेसिक लॉजिक के ज़रिए या बेसिक थ्री डिमेंशनल लॉजिकल माइंड के ज़रिए, एनालिटिक्स के ज़रिए फिगर आउट की जा सके। और जो चीज़ आप आउटवर्डली नॉलेज के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू, एक तो चीज़ एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है, तजुर्बे के थ्रू आ रही है, और एक चीज़ आ रही है आपके पास आउटवर्डली नॉलेज के थ्रू, किताबों से आ रही है, दूसरों से सीख लिया, कर करके देख लिया। तो ये जो रूह की नॉलेज है ना, ये किताबों से नहीं आ सकती, ये कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। क्यों है ये हम आज के लेक्चर में डीकंस्ट्रक्ट करके समझेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ समझ ली है कि अब वही यहाँ पे आके मैं हमेशा फंस जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस तो की और आज तक मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है इसको आपके लिए ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि रूह को एक्सपीरियंस किया जाता है। रूह को आप समझ नहीं सकते हैं। आप जब तक उस स्टेट पे नहीं आओगे कि आपका माइंड कंप्लीटली बंद है, ठीक है, आप कंप्लीट ईगो डेथ की स्टेट में नहीं हो, जब तक आप स्टेट में नहीं जाओगे रूह का एक्सपीरियंस आता ही नहीं है। और उसको एक्सप्लेन के चक्कर में लोगों ने शायरियाँ कर दी हुई हैं, लोगों ने कसीदे लिखे हैं। ज़्यादातर मज़ाहिब भी आप देखो इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं ना कि इसने रूह से कैसे कनेक्ट करना है। लेकिन आज हमारे पास दो ऐसी साइंसेज़ हैं जिनके ज़रिए हम फार्मूलों से और एक्सपेरिमेंट से साबित कर पा रहे हैं कि जब आपके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनते हैं, जब आपकी रूहानियत एक्टिवेट होती है, तो आपके माइंड में क्या हो रहा होता है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है। और ये अब लेक्चर में जाने से पहले मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, इसको समझ लें। एक तो रूहानियत है, और एक रूहानियत की वजह से इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी पे आ रहे हैं।
तो क्वांटम बायोलॉजी से और क्वांटम फिजिक्स से हम उन इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने बारीक हैं कि जो आपकी क्लासिकल साइंसेस की मशीनरी है वो उठा ही नहीं पाती यार, फंस जाती है। इतना बारीक सर्किट है या इतना बारीक इफेक्ट है। ठीक है, हमेशा से मैंने जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं या सेशंस लेने के लिए लोग आए हैं, उनको यही कहा है कि सबसे पहले अपनी ब्रेथ पे काम करें। वो इसीलिए कहा है क्योंकि अगर आपकी ब्रीदिंग आपकी अवेयरनेस नहीं है ना, तो आगे जो मैं आपको नॉलेज देना जा रहा हूँ ये आपके माइंड में और थॉट्स खोलना शुरू कर देगी। इसलिए ये एडवांस लेक्चर के तौर पे मैं ट्रीट करता हूँ। बट लैंग्वेज ऑफ द सोल है तो उसमें ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मॉडर्न ज़माने में साइंस किस तरह से रूह को कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से। वैसे नमाज के दौरान या नेचर के बीच में बैठ के कभी एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको आपकी बॉडी के अंदर ही बैठ के कोई देख रहा है या कोई चीज़ है जो ऑब्जर्व कर रही है? ठीक है, इस पे 5 मिनट लीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि 99% लोगों के साथ ये लाइफ में कभी ना कभी हुआ होता है। मेजॉरिटी केसेस में ये तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से या बहुत ज़्यादा एक्सटेसी से गुजरता है। ठीक है, पेरिफेरल विजन आ जाता है। लेकिन यही सेम चीज़ जब आप सलाह में या नेचर में बैठ के अपने आप को कंप्लीटली लेट गो करते हो, रिलैक्स करते हो, तो आप एक्सपीरियंस करते हो। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इस एक्सपीरियंस को पकड़ के रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि जिन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को नहीं किया है वो भी गलत नहीं है। ये एक्सपीरियंस की अच्छी बात और बुरी बात ये है कि जब तक ये मांगो नहीं, ये मिलता नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकली दोनों गलत नहीं है, जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है। और इस तरह के हम 2-3 बड़े इनको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। हाय, मुझे अपना वक्त याद आ जाता है बार बार, क्योंकि मेरा जो पहला नियर दैट एक्सपीरियंस था ना वो 19 साल की उम्र में था। 19 साढ़े 19 कर लें, ठीक है। अब वो जो भी वजह थी, मैंने ये नियत कर ली थी कि मैं अब अपने अंदर कोई इमोशंस नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ इमोशंस। और मैंने नमाज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दी थी। तो मेरा जो NDE एक्सपीरियंस था, जिसको आप नियर डेथ कहते हैं, वो तहज्जुद के सजदे में आया था। और वो सजदा भी तकरीबन, मतलब मुझे तो यही फील हुआ कि वो आधा पौना घंटा मैं सजदे ही में बैठा रहा हूँ। सर्टेन विजन्स आए, सर्टेन चीज़ें जो मुझे उस वक्त लगी कि मैंने हेलुसिनेट किया है। और इसीलिए हम सबसे पहले 6 ऐसे पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको ये कंफर्म करते हैं कि आप NDE एक्सपीरियंस कर रहे हो या ये कोई हेलुसिनेशन है या शैतान आपके माइंड के साथ खेल रहा है। और ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको तकरीबन हर कल्चर में, हर रिलीजन में कंसिस्टेंट दिखेंगे। यहाँ तक कि साइंस भी हम इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली पेशेंट्स के अंदर मॉनिटर कर रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो OBE कहलाता है। आप में से बहुत से लोग हैं मुझसे सवाल करते भी हैं, OBE क्या है? OBE को अगर खोलो तो ये बनता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उर्दू में बोलें तो आप अपने आप को अपनी बॉडी के बाहर से, अपने जिस्म के बाहर से जाके देख रहे हो। ज़्यादातर जो केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो हॉस्पिटल के केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी के दौरान ही किसी वजह से, जिसमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारी केसेस आ जाते हैं, एनेस्थीसिया आ जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी थोड़ी देर के लिए डेथ हो गई और पेशेंट अपने आप को उसी सर्जरी के रूम में ऊपर से जाके अपने आप बॉडी को देख रहा है, पेशेंट को देख रहा है और फिर वापस बॉडी में जा रहा है। ठीक है, ये OBE कहलाता है। ज़रूरी नहीं है ये आपके साथ किसी ऑपरेशन थिएटर में ही हो। ये जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन शुरू करते हो, ज़्यादातर लोग जो शिकायत कर रहे होते हैं ना कि हम, मतलब ऐसा अचानक से हो रहा है, रात में उठ रहे हैं, अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहे, लेकिन हम एक्चुअली में मतलब अजीब तरह से कॉन्शियस हैं। तो ये OBE का पहला स्टेप होता है। इसमें हम एक्चुअली रेजिस्ट कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी से फिर भी अटैच्ड होते हैं, हमारे अंदर डिज़ायर्स होती हैं, तो इसलिए हमें स्लीप पैरालिसिस हो रहा होता है। ये पहली इंडिकेशन है। ठीक है, अगर आपके OBE के एक्सपीरियंस से शुरू हो गए तो ये आगे जाके NDE या ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आपके लिए क्रिएट करने के लिए आसानियाँ करेंगे, रास्ते बनाएंगे। मतलब ये समझ लो सेटिंग बना रहे हैं कि आपके लिए एक जगह रिजर्व हो सकती है। सेकंड चीज़ है टनल ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको ख्वाब के दौरान भी दिखता है कि एक टनल है, बहुत ब्राइट लाइट है, आप उसकी तरफ जा रहे हो। और अगेन, ये अगर आप ऑपरेशन के दौरान या मेडिटेशन के दौरान अचानक से पास आउट हो जाते हो, बॉडी बंद हो गई है ठीक है, DMN बंद हो गया है। ये DMN भी पकड़ के रखिएगा, ये टेक्निकल टर्म है, ये आगे आप लोगों की भी बहुत काम आएगी। तो भी ये विजन्स अक्सर आपको दिखते हैं कि बहुत ब्राइट सी लाइट है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये विजन भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप NDE एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की भी हम डेप्थ में आगे जाते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट जो मेरा फेवरेट है
क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है यूजली ड्रग्स की वजह से भी ट्रिगर होता है, जिसको आप लाइफ रिव्यू कहते हो, कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, या तो बहुत डर गए, सर पे किसी ने बंदूक पहली दफ़ा रख दिया, आपसे आपको किसी ने कभी मतलब डराया नहीं है, ठीक है, या जान का खतरा है, कोई मौत छू के निकली है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आपकी पूरी लाइफ ना आपके सामने एक तरह से फ्लैश बैक करती है। एक सेकंड के अंदर आप अपनी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज तरीके से थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फिल्मों में भी होता है ना, फ्लैश बैक चल रहा है। अब जिसने एक्सपीरियंस किया वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी एनडीई का इंडिकेटर है कि आप एनडीई के लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर हो रहे हैं, आपका माइंड प्रिपेयर हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर हो रही है, कि इसके दौरान आपको जो दिख रहा है, जो फिल्म फ्लैश हुई है, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये आपका माइंड है, प्रिपेयर हो रहा है टू डाई। और इसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट, जिसको वेल ये जो चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये ज़रा ख़तरनाक होता है क्योंकि ये बहुत रेयर भी है। अक्सर लोग लाइफ से इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि लाइफ को एक तरह से एंड करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो दूसरे लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जो ड्रग ओवरडोज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक मैं भी हूँ जो ये एक्सपीरियंस कर चुका हुआ है। और इस एक्सपीरियंस के दौरान खास तौर पे ये मेरा डीएमटी का एक्सपीरियंस था, जो पहला वाला था। जब आप इसमें अपनी बॉडी को छोड़ के बाहर निकलते हो, चाहे वो किसी भी तरह हो जाए, सेल्फ हार्म हो जाए या फिर ड्रग अब्यूज़ के थ्रू हो जाए, तो आपको कोई पावर आके पकड़ती है और कहती है अभी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, और आपको धक्का दे के वापस बॉडी में फेंक देती है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये भी एनडीई के अंदर ही काउंट हो रहा है। वो जो बीच में आपको सारा कुछ दिखा है वो हेलुसिनेशन नहीं है, दैट्स एन एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और नंबर 6, वैसे मेरा फेवरेट नंबर 5 है लेकिन नंबर 6 एक्चुअली सबसे ज़्यादा पक्का तरीका चेक करने का कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो एनडीई था या कोई हेलुसिनेशन थी या कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा था। क्योंकि अगर तुमने एनडीए एक्सपीरियंस किया है ना दोस्त, तो गारंटीड आपके अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आता है। वही ज़्यादातर लोग आप यूट्यूब पे देखते हो, ये कहते हैं ना, मैंने साइकेडेलिक्स किए, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, दोबारा कभी मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को उस तरह नहीं देखा। मैं आपको बहुत टेक्निकली बता रहा हूँ, ये साइकेडेलिक्स लिटरली पॉइजन होता है, ये जहर है ये आप इतनी कम क्वांटिटी में ले रहे हो कि ये 12 से 14 घंटे के लिए आपकी बॉडी को इस मोड में डाल रहा है कि आप मरने वाले हो, और आपका इम्यून सिस्टम फिगर आउट कर रहा है कि इसको बचाना कैसे है। इसके दौरान जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, अगर आपने जेन्युइनली मतलब अपने आप को किसी एस्केप में डालने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने के लिए साइकेडेलिक्स किया है, जो कि हज़ार में से एक बंदा करता है, मेजॉरिटी नशे के तौर पे कर रहे होते हैं, तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। आपकी लाइफ आपके सामने इस जहर की वजह से ऑर्गेनाइज होकर आना शुरू हो जाती है, जो आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 में मैंने बताया। तो इसके बाद जो आपके अंदर पर्सनैलिटी के चेंजेस आएंगे ना सर, वो पत्थर पे लकीर होते हैं। इसके बाद फिर जो आप में चेंज आएगा वो अनडू नहीं हो सकता। तो अगर आपने किसी की लाइफ में देखा है, कोई एक्सीडेंट से गुजरा है, किसी का इंतकाल हुआ है उसकी वजह से, या लाइफ में कुछ ऐसा झटका लगा जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आया, तो उस वक्त उसके शऊर में या उसकी कॉन्शियसनेस में जो चीज़ें गुजरी हैं वो एनडीई की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये एक तरह से आपको 6 इंडिकेटर्स भी बता दिए, और 1 to 6 मैं इसलिए लेके गया क्योंकि यूजली इसी ऑर्डर में फॉलो करता है, लेकिन वैरी भी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है अगर आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है, तो मैं यही रिकमेंड कीजूँगा, इसको शेयर ना करें, अपने तक रखें, बट कमेंट ज़रूर करें अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर उन पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाना चाहें। बट ड्रग या नशा या खमर जिसको कहा जाता है, उसमें और एनडीई में ये एक मेन बहुत बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर है, जो मैं यहाँ खुला आपके सामने बोल रहा हूँ। जब आप एनडीई की तरफ जा रहे हो ना, या आपके साथ एनडीई एक्सपीरियंसेस हो रहे हो, तो आप चाहते नहीं हो कि ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो। लेकिन जब आप ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहे हो, वो हेलुसिनेशन में तब आ रहा है जब आप ड्रग की तरफ बार बार जा रहे हो, ये अज्यूम करके कि इसको कंज्यूम करने से मुझे बेहतर फील होगा और जैसे हम आगे पढ़ेंगे न्यूरो साइंस में, कि उसको कंज्यूम करने से आपको बेहतर फील नहीं हो रहा होता, यू आर बेसिकली डाइंग, आपकी ईगो शट डाउन हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट भी है एक्चुअली, और इस आर्ग्यूमेंट को इस लेक्चर के साथ मैं ऑनलाइन डालना भी चाह रहा हूँ, कि प्रॉब्लम ड्रग एडिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम उस शख्स का बिहेवियरल पैटर्न है, क्योंकि वो उस ड्रग से एडिक्टेड नहीं है, वो स्टेट से एडिक्टेड है जो उसको ड्रग कंज्यूम करने के बाद मिल रही है। और क्योंकि वो एक शॉर्टकट के थ्रू स्टेट तक जा रहा है, जो लिटरली एक हद तक एनडीई को टच भी कर रही है, लेकिन अब जब उसने उसको एज अ शॉर्टकट ले लिया है, वो फिर एनडीए नहीं रहती ना बेटा, फिर हेलुसिनेशन ही हो रहे हैं, तो ट्रिपे मार रहे हो। समझ रहे हैं ना बात को? अब इसके आपको मल्टीपल हदीस के भी रेफरेंसेस मिलेंगे इसमें। अगर आप कुरान पाक खुद उठाओगे, तो सूरा नंबर 39, ये मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, आयत नंबर 42,
इसमें तो एक्सप्लिसिटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कह रहे हैं कि अल्लाह पाक सोते वक्त और मौत के वक्त हमारी रूह कब्ज़ कर लेता है, रूह निकाल लेता है। तो रूह एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी से, जब आप मतलब दुनिया में टाइम भी गुजारे तो भी निकल रही है और आ रही है। यानी बॉडी बगैर रूह के भी फंक्शन कर सकती है। एक पॉइंट है आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, इस बारे में सोचिएगा। ठीक है? तो सोल सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी कुरान से भी कंफर्म्ड है। और क्रिश्चियन एक मिस्टिकल ट्रेडिशन है, ठीक है? इसको सेंट टेरेसा ऑफ एल्वियास डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें रैप्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन है और सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी की डिस्क्रिप्शन है। आपको बाइबल में मिल जाएगा, वो भी एग्जैक्टली ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा है बहुत प्रिसिशन के साथ। 19-20 का आपको फर्क दिखेगा। और फिर प्लेटो है ये चीज़ मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, ये मुझे रिसर्च के दौरान मिली, तो मैंने कहा एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि प्लेटो ने भी इस बारे में बात की हुई है। इसका एक प्ले है जिसको मिथ ऑफ अर कहा जाता है, ठीक है? इसमें बेसिकली एक सोल्जर है जो कि, कहानी सिंपल करके बता रहा हूँ, कि फौजी होता है, वो जंग के दौरान मारा जाता है, फिर मरने के बाद उसका हिसाब होता है, जिसको हम डे ऑफ जजमेंट कहते हैं ना इस्लाम में। वो करने के बाद 2600 साल बाद उसकी जो सोल है वो एक पूरे साइकिल से गुजरने के बाद वापस आती है। वो जो साइकिल जो गुजरने का है वो इससे बड़ा सिमिलर है, जो कि हमने अभी एनडीई के सर्टेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, लेकिन वही मैंने बेसिक किया है। आप अगर इसको खुद एक्सप्लोर करना चाहे तो करें, इसमें काफ़ी डेप्थ है। हाँ, अरे है। अब हम थोड़ा सा बोरिंग होंगे लेकिन हम बोरिंग होंगे मौत को डिस्कस करने के लिए, कि जब एक इंसान मर रहा होता है तो न्यूरो साइंस के लेवल पे आपके ब्रेन में उस वक्त हो क्या रहा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जी। यहाँ पे मेडिटेशन के, मुराकबा के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। यहाँ पे साइकेडेलिक्स के, खास तौर पे जो डीएमटी आप सुनते रहते हैं, उसके बहुत से राज छुपे हुए हैं। जब तक आप न्यूरो साइंस ऑफ द डाइंग ब्रेन को, कि जब दिमाग मर रहा होता है उसके साथ क्या लोचे हो रहे होते हैं, तो स्टडी नहीं करोगे, ये राज आप पे खुलेंगे नहीं। ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ तो डीएमएन है। ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। डीएमएन आज की ज़ुबान में आपकी नफ्स, आपकी ईगो को कहा जाता है। और ये कहाँ है? यहाँ है, ये हिस्सा। ठीक है? आपकी जितनी हरकत हैं, जितनी बरक़ात हैं, जो तुम ज़िंदगी में कर रहे हो, रिपिटिटिवली कर रहे हो, यहाँ उसके ना बाकायदा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं कि कंप्यूटर अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है? इसके टेक्निकल नाम भी हैं। इसका टेक्निकल नाम बेसिकली मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। अब जो दूसरी टर्म है जो मैंने आपको बतानी है, वो डीएमएन से कनेक्टेड है। ठीक है? खाली डीएमएन जो आपका बंद हो रहा है, जो हमने नमाज की वीडियो में डिस्कस किया है, उससे क्या हो रहा है? आपको एक सेंस आ रही है कि आप पीस और कामनेस विदाउट बीइंग वरीड अबाउट थिंग्स ये अचीव कर सकते हो। ये सिर्फ डीएमएन शट डाउन करने से होता है। वो जो आप कहते हो ना, मेडिटेशन के दौरान आपको पीस कामनेस फील हो रही है, अच्छा अच्छा फील हो रहा है, वो बेसिकली ये है, डीएमएन बंद हुआ है। लेकिन जब एक इंसान मौत की तरफ जा रहा है, मर रहा है, तो डीएमएन तो बंद हो ही रहा है। इसके साथ जो सेकंड चीज़ हो रही है ना, आपका ब्रेन गामा वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये 4 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच की, 4 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। लेट मी जस्ट डबल चेक। यस, मैंने आपको बिल्कुल गलत बताया। ठीक है? ये 30 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो आपका ब्रेन फेंकना शुरू कर देता है। इससे हो क्या रहा है? आपका ब्रेन बर्स्ट पे बर्स्ट मार रहा है। यूँ समझिए अचानक से आपने उसको टर्बो चार्ज किया है। गामा वेव्स बेसिकली ये करती हैं, आपके ब्रेन को टर्बो चार्ज करती हैं। एक तरफ दिमाग बंद हो रहा है, दूसरी तरफ उसको डबल फ्यूल मिल रहा है किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये दिमाग को कोई कह नहीं रहा करने को। ठीक है? अब इसमें मोस्टली क्या होता है, ये कार्डियक अरेस्ट होता है ना, जब बंदा का दिल शट डाउन हो रहा होता है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेड डेटा है डॉक्टर्स का, उसमें 800 गुना गामा फ्रीक्वेंसी आपकी ब्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है कंसिडर टू नॉर्मल पीपल। मतलब ये एक इंडिकेशन भी देखी जाती है और मेडिकल टर्म्स कि बंदा मरने वाला है, कि मतलब हॉर्स वेयर इसको बचाने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाय, हमारे पास एक कुरान की आयत है, ठीक है? वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम यू योर वेल एंड शार्प इज योर साइट टुडे। ठीक है? ये है आयत, आयत नंबर 22 सूरह काफ, जो कि सूरह नंबर 50 बनती है कुरान की। ये जो आयत है ना, ये डायरेक्ट आपको कंफर्मेशन दे रही है। ये अभी हमने 2 स्टेप्स डिस्कस किए, डीएमएन शट डाउन हो रहा है और अचानक से माइंड जो है इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कि 800 गुना गामा रेडिएशन आ रही है। यानी बहुत स्पीड से आपकी पूरी लाइफ को प्रोसेस करने की कोशिश कर ही नहीं सकता, डीएमएन ही शट डाउन हो गया। तो ये इतनी एनर्जी आ रही है, इससे क्या हो रहा है? साइंस की ज़ुबान में इतना डीएमटी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है
कि आपकी कॉन्शियसनेस के लिए एक पोर्टल खुल रहा है जिसके ज़रिए आपको दूसरी साइड दिखना शुरू हो रही है, जिसकी बात ये आयत कर रही है। इसको हम लोग कहते हैं कि आपने मौत को छू के वापस आने वाला सीन कर लिया। ऐसे केस में लोग मोस्टली क्या रिपोर्ट करते हैं, मैंने कोई बहुत खूबसूरत एंजल देख लिया, या मुझे अपने आबा अजदाद अपने बुज़ुर्ग दिख गए, या फिर मुझे कोई बहुत खूबसूरत हस्ती दिख गई। दिस कैन वेरी अ बिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जो विजन आ रहा होता है ना, यूजुअली ये इतना क्लियर होता है जितना आपने कभी ज़िंदगी में अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखी होती, और ये बहुत क्लियरली कोइंसाइड करता है उन विजन्स के साथ जो कि वेरी हाई डोजेज ऑफ साइकेडेलिक्स पे किए जाते हैं। अब आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब जहर को बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है तो उसको साइकेडेलिक कहते हैं। जो आपने शायरी सुनी है ना, जहर का प्याला पीना पड़ेगा, वो डज इट मेक सेंस नाउ? क्योंकि ये चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं है, दिस इज़ वेरी एंशिएंट नॉलेज। ये ग्रीक्स भी कर रहे थे, ये चाइनीज़ भी कर रहे हैं, ये आपके यूरोप के शामन्स हैं और जो रशियन शामन्स हैं वो भी कर रहे हैं, हज़ारों साल से कर रहे हैं। इस्लाम इसको बहुत डिफरेंटली अप्रोच करता है। ठीक है जी। जब इस्लाम इस चीज़ के ऊपर आ रहा है तो वो कह रहा है आपको ये कोई कंपाउंड, कोई चीज़ बाहर से जिस्म में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि मज़े की बात ये है, जिस तरह से मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया, इस्लाम उसके बहुत करीब है। मतलब मैंने फिगर आउट जो किया वो भी एक बड़ी प्यारी कहानी है, बिकॉज़ जब मेरे अपने साइकेडेलिक के एक्सपीरियंसेस हुए तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ फंसी हुई थी कि ये जो सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्या ये बगैर ड्रग्स के किया जा सकता है? मुझे किसी ने बताया नहीं था उस मेडिटेशन और इन चीज़ों के बारे में इतना, क्योंकि मैं एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा था और उसका इलाज करने के लिए मैंने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली थी। मैंने कहा साइकेडेलिक्स भी है, ये भी ट्राई करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। साइकेडेलिक्स पे जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, ये डबल चेक करने के लिए कि वो वाक़ई में मैंने एक्सपीरियंस की वो सही भी है या मेरा कोई मतलब दिमाग वहाँ टूट गया है, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं भाई ये ड्रग्स है। मैंने फास्टिंग शुरू कर दी। मतलब जिसको पहले आप लिक्विड फास्टिंग कहते हो, डायरेक्ट उस पे नहीं गया जैसे इस्लाम में रखते हैं। पहले तो खाली पानी पे फास्ट किया, फिर ड्राई फास्टिंग की तरफ चला गया। और जिस लेवल पे फास्टिंग की वजह से मुझ में क्लैरिटी आना शुरू हो गई, आई थिंक कितना टाइम लगा होगा, 3 हफ्ते लगे। 3 साढ़े 3 हफ्ते के बाद जितनी क्लियरली साइकेडेलिक्स में मुझे साउंड सुनाई देती थी, मुझे अब इस वक्त तक वैसे ही सुनाई देती है। ये चीज़ कैसे खुली? अपनी बॉडी पे कमांड हासिल करने से। मतलब मेरे लिए जो खुली ना, वो फास्टिंग के थ्रू खुली। और इस चीज़ को इस्लाम, बल्कि मैं आप लोगों के साथ एक मैकेनिज़्म शेयर करता हूँ। इसको ऐसे हिस्सों में तोड़ते हैं कि आपके लिए करना आसान हो, क्योंकि नॉन स्टॉप 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते फास्टिंग करना हर एक के बस की बात होती नहीं है। और इस फास्टिंग में आपने एक्चुअली इफ्तारी में ज़्यादा नहीं खाना है, जितना सहरी में खाया है, इफ्तारी में उसका आधा खाना है। आहिस्ता-आहिस्ता करके बॉडी को प्रोग्राम करना है कि तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी एक राज़ है मेरी सेहत का। बट सबसे पहले हम इस प्रोसेस को, इस एनडीई को ज़रा इस्लामिक, जिसमें मुझे सूफ़ी रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे, क्योंकि सूफ़ीज़ ने एक वर्ड यूज़ किया है, आपने ये वर्ड सुना भी होगा, जिसे कश्फ़ कहा जाता है कि इस ये मुराकबा कर लो कश्फ़ हासिल होगा, हरूफ मुक़त्तात पढ़ो कश्फ़ हासिल होगा। जब हम न्यूरो साइंस की नज़र से देख रहे हैं ना सर, जिस चीज़ को आप कश्फ़ कह रहे हो वो ये प्रोसेस है कि गामा रेडिएशन आपके ब्रेन में 800% आ रही है और डीएमएन नेटवर्क शट डाउन हो गया है। आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंप्लीटली कन्विंस कर लिया है कि आपको ईगो की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो डिस्ट्रॉय होने जा रही है। फनाफिल्ला का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा का पूरा फिट होके आ रहा है। जब हम न्यूरो साइंस की बात कर रहे हैं तो एक साहब हैं, अंग्रेज़, ठीक है, गोरा बंदा है, इसने 1950s के अंदर एक आइडिया पिच किया था। मैं आपको पूरा पैराफ्रेज पढ़ के सुनाता हूँ कि टेम्पोरल लोब स्टिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट्स वर डन विच generate vivid visual scenes, encounters with presences, डेजा वूज, मेरे साथ ही रहिएगा, ठीक है, लाइफ रिव्यू एंड टाइम डिस्टॉर्शन, ठीक है, पिल्फर विल्डर पेनफील्ड, नाम नंबर मेरे को भूल जाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ बता रहा है इसने क्या किया, ये वाला हिस्सा ना दिमाग का, इन पे इन लोगों ने छुप के एक्सपेरिमेंट किया। अब ये कौन था ये आप खुद गूगल कर लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा इसकी हिस्ट्री पढ़ के। लेकिन जब इस वाले हिस्से पे, जिसको ये टेम्पोरल लोब कह रहा है, या फिर इसका जो बिल्कुल टेक्निकल लोब है, वो है टेम्पोरल लोब स्टिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो उससे जो लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए, जो उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे साथ हो रहा है, उसमें क्या आता है, इनकाउंटर विद प्रेजेंसेस, किसी मखलूक से, किसी एंटिटी से, कोई बाबा जी हैं, कोई मेरा एंसेस्टर है, वो दिखना शुरू हो गया है। सेकेंडली, डीजा वू, ऐसी चीज़ें दिखी जो कि एक्सपेरिमेंट से पहले उन्होंने या तो ख्वाब में देखी हुई थी कि हमारे साथ ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है, फॉर एग्जांपल, यानी, या फिर वो चीज़ है जो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी, वो फिर लाइफ में उनके साथ बाद में हुई। एक तरह से इसको कहा जाता है प्रेमोनिशन। ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में होता है, तो इसको डीजा वू कहते हैं कि हमें फ्यूचर दिख रहा है। फिर लाइफ रिव्यू,
याद होगा, बंदा मरने वाला होता है, अचानक से पूरी लाइफ आपके सामने यूं फिल्म की तरह फ्लैश करती है। और टाइम डिस्टॉर्शन, टाइम की वैल्यू चेंज हो गई, टाइम रुक गया, टाइम तेज हो गया, टाइम स्लो हो गया। ये ड्रग्स पे भी होता है। और अगर आपने कभी ज़िंदगी में मोहब्बत की है ना, सही वाली मोहब्बत, वो वाली नहीं कि मुझे शादी करनी है, मतलब जेन्युइन के भाई ये मुझे इससे मोहब्बत है, बस ये खुश रहे, तो उस शख्स के पास, चाहे वो इंसान है, जानवर है, चाहे तुम्हारी गाड़ी है, चाहे तुम्हारा बैंक अकाउंट है, उसके बाद बैठते हो लगता नहीं है टाइम रुक सा गया है। ये टाइम डिस्टॉर्शन का इफेक्ट, ये टेम्पोरल लोब एक्सपेरिमेंट से भी साबित हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा लोचा वोचा करो तो टाइम इंसान के लिए रुक जाया करता है। तो बेसिकली द वेल that separates ordinary perception from mystical perception is partly cortical and at death it tears। यानी ये जो पर्दा है ना हमारे बीच में और उस रियलिटी के बीच में, ये खाली एनर्जी या मिस्टिकल नहीं है, इसकी न्यूरोसाइंस है, इसका एक नेटवर्क है अंदर। और ये मेडिटेशन से, नमाज पढ़ने से, अल्लाह पाक से कनेक्ट करने से, खुद पे काम करने से कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और मौत पे ये फट जाता है। 800 गुना गामा रेडिएशन आएगी ना, उसके बाद ब्रेन फंक्शनिंग नहीं रहता जी, उसकी वाट लग जाती है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कश का, ठीक है, इसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी में अनवेलिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 मैकेनिज्म है जो कि इस्लाम में भी मुझे मिले हैं और जो कि स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग लेवल पे नॉन मुस्लिम्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके लिए भी काम कर रहे हैं। उनको जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो एनडीई, ये बेसिकली उन्हीं की टर्म है। एनडीई आपको यहाँ पे इतनी सुनती हुई नहीं मिलेगी ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के इलाके में। सेकेंड जो टर्म है उसको रेम स्लीप कहा जाता है। ठीक है, रेम से बनता है REM। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक्रोनिम है। REM का पूरा फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। अगर आपके बच्चे हैं और आपका बिल्कुल टॉडलर से भी छोटा है, 1-1.5 साल का, उसको आपने कभी सोते हुए देखा हो, ये आँख है ना यूं करके सोते हुए में मूव करती है, इसको रेम स्लीप कहा जाता है। ये सबसे डीप स्लीप होती है और इसको इस्लाम में कहा जाता है रोया सादिका। ठीक है, यानी इस वक्त आपको जो ड्रीम्स दिख रहे हैं ना, ये रेम स्लीप की स्टेट में, ये 100% ट्रू ड्रीम्स है। इस्लाम में हमें जो डेटा मिलता है, अगेन मैं कंसाइज करके बता रहा हूँ, उसमें देखा ये गया है कि ज़्यादातर ये जो रेम स्लीप है, ये 2 बजे, रात के 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक ईजिली अचीव हो जाती है। यही ताजुद का भी टाइम होता है। और इस टाइम पे यूजली जो आपको विजन्स या ड्रीम्स आते हैं वो ट्रू ड्रीम्स ही होते हैं। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, समझ लें 90% का सीन है। तो अब और इसमें क्या क्या आपके साथ ऐड करूं, मतलब ड्रीम तो एक ऐसी चीज़ है सर जिस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा हुआ है। ये नबूवत का 40वां हिस्सा है या 46वां हिस्सा, इस पर थोड़ी सी डिबेट है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये नबूवत यानी डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम द डिवाइन, अल्लाह पाक आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसका एक एस्पेक्ट है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी भी इंसानों को मिला हुआ है ये हमसे छीना नहीं गया है। और आज के बाद ना, आपने नींद को रेस्ट के तौर पे नहीं देखना है, आपने नींद को देखना है माइनर डेथ के तौर पे कि मैं अभी मरने जा रहा हूँ। ये माइंडसेट आपको आगे जाके, इस लेक्चर के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है सर, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में जाके ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, ये आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगी एनडीई को हेल्दी तरीके से एक्सपीरियंस करने का, हलाल तरीके से एक्सपीरियंस करने का। इस लेक्चर में इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि प्योरली इस्लामिक तरीके से आप इसको जो है ना अप्लाई कर सको और आपको इसके फ़ायदे मिले, कोई नुकसान ना, कोई डैमेज ना हो आपको। ठीक है, अब ये जो रेम स्लीप है ना, वैसे इसी के दौरान जो है कहा जाता है कि आपके माइंड में जो है डीएमटी जो है वो सीक्रेट हो रही होती है। अब आपने डीएमटी नाम बहुत सुना होगा, एक्चुअली जो थर्ड मैकेनिज्म है वो डीएमटी की ही हम बात करने जा रहे हैं। कुछ डीएमटी को एज अ ड्रग आपने मार्केट में बहुत सुना है। देखिए, एक चीज़ तो क्लियरली समझ लें, एक वो चीज़ जो बॉडी कुदरती बना रही है और एक वो चीज़ जो आप बाहर से खा रहे हो, दोनों का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में, लंबे वक्फे के लिए सेम नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ आपकी बॉडी कुदरती बना रही है ना, वो अपने एक, यार बॉडी की भी एक अपनी इंटेलिजेंस है भाई ये हल्की चीज़ नहीं है, ये अपने आप को खुद रिपेयर करती है, अपने आप को खुद रेगुलेट करती है। अल्लाह पाक ने इसमें एक अपनी इंटेलिजेंस डाली हुई है, एक शऊर डाला हुआ है, उस शऊर के हिसाब से आपकी बॉडी डीएमटी रिलीज करेगी। ये जब आप ज़बरदस्ती करके ज़्यादा डीएमटी कर रहे हो ना, जो मैं खुद 2 दफ़ा कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, उसमें आपका नुकसान क्यों है। एक, आपको जितनी ज़रूरत थी उस पर्दे को खोलने की, उससे ज़्यादा खोल दिया। जैसे मतलब आप सो रहे थे और आप मतलब पूरी रात के जागे अभी भी जाके लेटे हो, किसी ने धड़ करके जो है ना आपके मुंह पे जो है ना पर्दा खोला, यूं करके टॉर्च लाइट मार रहा है, समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। अगर उससे कोई अच्छा एक्सपीरियंस लेना भी चाहोगे तो याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो इतना इंटेंस होगा
कि आपकी बॉडी उसको मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी और कुछ ना कुछ डैमेज होगा। वो जो लोग कहते हैं ना पागल हो गया, चरिया हो गया, नशे ज़्यादा गड्डी सटे आ गया, वो ये हो रहा है। ठीक है इस पॉइंट को पकड़े, क्योंकि जब कुदरती तौर पे डीएमटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो आपके जिस्म से सिंक्रोनाइज होके हो रही है। वो फिर खाली डीएमटी नहीं है, उसके साथ ये दो चीज़ें और भी अटैच्ड है। ठीक है, एक तो ये तहज्जुद वाला टाइम आ गया। अब तहज्जुद के टाइम पे अगर आप बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, अपने आप को काम डाउन करके थीटा स्टेट में जा रहे हो, तो उस वक्त जो डीएमटी सिक्रीट होगी वो सिर्फ डीएमटी नहीं है, वो आपकी बॉडी के साथ सिंक्ड है। वो अल्लाह सुब्हाना ताला के बनाए हुए सिस्टम और स्ट्रक्चर के साथ आ रही है। वो आपके लिए ना ऐनुल कल्ब खोलेगी। इस्लाम की टर्म जो है उसे ऐनुल कल्ब कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इसको वो पाइनियल ग्लैंड या रूहानी आँख या थर्ड आई कहा जाता है। अब इस्लाम कभी भी ना इन ऑर्गन्स पे ध्यान नहीं देता, वो स्टेट्स पे ध्यान देता है। ये इस्लाम की ब्यूटी है, तभी ये इतना सिंपल है। और ये जो डीएमटी रिलीज हो रहा है, ये दो चीज़ें बेसिकली आपके लिए कर रहा है। एक, आपको एक्सेस दे रहा है बाकी सारे रेल्म्स की। ठीक है, आप जागते हुए भी उन रेल्म्स में जाग सकते हो, सोते हुए भी जाग सकते हो। एक दफ़ा रेगुलेटेड तरीके से आपकी बॉडी डीएमटी बनाना शुरू हो गई है। दूसरी चीज़, डीएमटी क्या करता है? डीएमटी जब आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, और हेल्दी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, आप में से मौत का डर निकल जाता है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना डर नहीं लग, वो इस वजह से नहीं लग रहा, क्योंकि हेल्दी तरीके से अपने सिस्टम के हिसाब से उनकी बॉडी एक हेल्दी अमाउंट ऑफ डीएमटी प्रोड्यूस कर रही है। जो लोग, मेरी इनसे इंटरेक्शन भी रही है, जो लोग डीएमटी को इंजेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, आयोवास्का इसकी बहुत मशहूर सेरेमनी है, उसके लिए भी आप जाते हो ना, तो आप यही नोटिस करोगे ऊपर बार बार जाते रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से आपने आयोवास्का नहीं पी है, आपने फुल मतलब जितनी मिली सारी पी है। उसका कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं आता। लास्टिंग इफेक्ट क्या है? एनुअल कल्ब आपका परमानेंट, थर्ड आई आपका परमानेंटली नहीं खुलता, सस्टेन नहीं होता। जब हेल्दी तरीके से आप चल रहे हो, मेडिटेट करके और अपने माइंड पे काम करके अपनी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ायर्स को ख़त्म कर रहे हो, फास्टिंग की उस पर भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, तो ये हेल्दी तरीके से खुलेगा और फिर ये क्या करेगा? सस्टेन करेगा। इस पे जो सबसे ज़्यादा आपको रिसर्च मिलेगी अगर आप गोरों की तरफ जा रहे हो ना, तो अगेन इसमें आते हैं रिक स्ट्रॉसमैन। ठीक है, इनकी मेडिकल रिसर्च मौजूद है। 1990 से लेके 1995 तक इन्होंने दबा के इस पे काम किया है। जितना भी ये डीएमटी का डेटा है, वो टनल लाइट बीइंग्स, इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, ये सारा मोस्टली जो है वो इनकी तरफ से आ रहा है। बाकी भी डेटा है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं। अगर आप साइंटिफिकली कह रहे हो ना मुझे चेक करना है डीएमटी का माइंड पे क्या इफेक्ट होता है, रिक स्ट्रॉसमैन, ठीक है, इनको आप सर्च करें। अच्छा, अब ये जो पाइनियल ग्लैंड है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी नॉलेज आपको तकरीबन हर मिस्टिकल ट्रेडिशन में मिलेगी। ठीक है, अगर आप सूफीज़म में जा रहे हो तो उसमें इसको सिर अल सिर या सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ होता है ये लतीफ़, इसको लतीफ़ की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप उसमें वेद हिंदुइज़्म में जा रहे हो तो उसमें इसको बेसिकली अजनी चक्रा या थर्ड आई कहते हैं। ठीक है, थर्ड आई की तीसरी आँख है, और ये नाम वहीं से मशहूर हुआ हुआ है ज़्यादा, क्योंकि आजकल मॉडर्न आप जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देख रहे हो मोस्टली योगा से निकाली जा रही हैं, जो कि वेस्ट में फैल रही है, इसलिए टर्म आपको सुनने को ज़्यादा मिलती है। बेसिकली चाकरा एनर्जी मूवमेंट की बात होती है। चक्रव्यूह जो है पूरा वर्ड होता है, तो चाकरा मीन्स सर्कुलर। तो सर्कुलर मूवमेंट फ्रॉम योर अजनी, फ्रॉम योर आई, इज द थर्ड आई एक्टिवेटिंग। या अगेन सूफीज़म में आ जाओ तो एनुल कल्ब आपका खुल रहा है। ठीक है, और चौथी चीज़ इसकी हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात की थी, और वो है गामा सर्च। ठीक है, गामा रेडिएशन, ये एक सर्टेन तरह की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है। और अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक सर्टेन रेंज में होती है, और नंबर मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मतलब ये अराउंड 40 to 100 हर्ट्ज ऐसी कोई रेंज में होती है। और ये आपका ब्रेन नेचुरली प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन की वजह से माइंड में कुछ लोचे होते हैं। लोचे क्या हैं ज़रा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब पीक गामा कोहेरेंस अकर होगी ना, आपकी जो विजुअल और इंटीग्रेटिव कॉन्शियसनेस है वो हाईली सिंक्रोनाइज हो जाती है। अभी मैंने इतनी अंग्रेजी बोली है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप सोच रहे हो आपको वही दिख रहा है। ठीक है, ये अगर आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जब आप इंतहाई फोकस्ड होते हो किसी काम में, उसको बहुत दफ़ा रिहर्स किया हुआ होता है, तो भी बॉडी गामा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, बंदे को स्पिरिचुअल फील हो रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है मैं वो पूरा करने जा रहा हूँ। तो जब आप एनटीई से गुजर रहे हो तो भी सेम ही चीज़ हो रही होती है, बिकॉज योर बॉडी इज़ एक्चुअली डिज़ाइन टू डाई। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अगले 2 लेक्चर्स में एक्सप्लोर करना है, जब हम सेंसेस, ह्यूमन 15 सेंसेस पे बात करेंगे। बट इसको आपने अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो इसमें बेसिकली 3 लेवल्स या 3 तरह की नॉलेजेस हैं जिनको आपको घुस के देखना होता है। ठीक है, इल्मल यकीन है, एनल यकीन है और हक्कल यकीन है। जब आप गामा सर्च से गुजर रहे हो तो उसके जो इंटेंसिटी है जैसे जैसे वो बढ़ रही है, इस्लाम में आप कैसे देखोगे? पहले तो सर्टेन थ्री थ्रू नॉलेज। ठीक है, जब आपकी गामा रेडिएशन यूँ समझ, अगर आपके इसको हमने 3 हिस्से में तोड़ दिया कि 800% इज टॉप लेवल,
तो जब आपने उसको 1/3 अचीव किया है, तो आपकी जो आउटसाइड से आपको नॉलेज मिल रही है, अपने सेंसेस से जो नॉलेज मिल रही है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। और इसका क्लू क्या होगा कि आप समझ पा रहे हो कि आप दूसरे को भी समझा पा रहे हो। ठीक है? ये कैसे आ रही है? देखने से आ रही है, सुनने से आ रही है, काम करने से आ रही है। फिर और गामा सर्ज आपका हैवी होगा ना ब्रेन का, तो आप आओगे एनल यकीन पे। अब ये कहलाती है सर्टेनिटी थ्रू विटनेसिंग। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत खुल गई है। यहाँ पे लोग मोस्टली गलती ये करते हैं, वो समझते हैं आंखों की बात हो रही है। जब आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो बात हो रही है आपकी प्योर एग्जिस्टेंस की। आप जब एक अपने आप को काम डाउन करके बैठते हो, जब आपको अपनी बॉडी फील होना बंद हो जाती है, तो आप ऑब्जर्वेशन मोड में जाते हो। ये नॉर्मली अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन मोड कहला रहा है। ठीक है? इस मोड में जाके जब आप नॉलेज एक्सेस कर पा रहे हो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है? ऑब्जर्वेशन में सेंसेस भी आ जाते हैं, आपकी मेमोरी भी आ जाती है, प्रेजेंट मोमेंट भी आ जाता है। तो ये आपने लेवल 2 अचीव कर लिया गामा रेडिएशन का, जो आपकी ब्रेन आराम से प्रोड्यूस कर पा रहा है और आप मेल्ट भी नहीं हो रहे हो। और इसका जो थर्ड लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है, उसको हक्कल यकीन कहते हैं। ठीक है? जिसको आप कह रहे हो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आपको चीज़ अब समझ में आ रही है। जो चीज़ भी आपको आके बंदा बता रहा है, जब तक आपने उसको खुद अपने थ्रू एक्सपीरियंस नहीं किया, आप उसको एज नॉलेज ट्रीट ही नहीं करते। आप उसको कहते हैं ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादातर आपको जो वो पादरी या फिर सेंट्स दिखते हैं, या बहुत ही इंटेंस किस्म के आर्टिस्ट जैसे माइकल जैक्सन वगैरह की एग्जांपल ले लें, वो बेसिकली इस स्टेट पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही फील्ड में ये चीज़ अचीव की हुई होती है कि एक्सपीरियंस की बेस पे जब वो एक चीज़ को जाके प्रैक्टिस करते हैं तो वो और खुलती है उनके लिए। जब आप एनडीई की बात कर रहे हो ना, जब आप पूरी तरह से एनडीई एक्सपीरियंस करते हो और जब वापस आते हो, तो फिर आपको ईमान नहीं रखना पड़ता कि अल्लाह है या नहीं है, फिर आपको पता होता है अल्लाह है या नहीं है। ठीक है? ये इसका हक़्क़ल यकीन की एक एग्जांपल है। तो अब आपने डेथ को या एनडीई को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है? मौत या डेथ इख्तिताम नहीं है। ठीक है? हम लोग इस्लाम में एक वर्ड यूज़ करते हैं कि बंदे का इंतकाल हुआ है। तो इंतकाल वर्ड निकलता है मुंतकिल से, यानी मूवमेंट से, यानी ये इनका परमानेंट एड्रेस चेंज हुआ है। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर इनग्रेव्ड है। जब हम अपनी एनडीई पे काम करते हैं ना, जब हम अपने आप पे काम करते हैं, तो फिर ये चीज़ें क्लियर होती हैं। ये किताबें पढ़ने से या दूसरों को फॉलो करने से नहीं होती। इसके लिए आपको अक्ल यकीन तक पहुंचना ज़रूरी होता है। कुछ जो मेन सबसे पावरफुल अक्ल यकीन है जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो मौत है या डेथ है। ठीक है? तो द मोमेंट ऑल एपिस्टेमिक वेल्स आर परमानेंटली रिमूव्ड। ठीक है? मौत वो वक्त है जिसके वक्त सारे पर्दे हटा दिए गए हैं, इसलिए उसको मौत कहा जा रहा है। अब कोई इल्यूजन नहीं रहा। आप लोगों को लग रहा है आपके माइंड में जो चल रहा है वो इल्यूजन है, लेकिन जो हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी एक इल्यूजन है, जो हमारा डीएमएन या हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। ठीक है? तो अब थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स पे आते हैं ना। क्वांटम मैकेनिक्स के दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एनडीई के एक्सपीरियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आगे जाके एक्सप्लेन या फिर कंफर्म भी कर देते हैं। इसमें मेन चीज़ है नॉन लोकेलिटी, जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड जिसको कहा जाता है ना। ठीक है? जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड को आज हम थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक और भी कॉन्सेप्ट है जो जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड से हमें पता लगता है, मैं आज आपके साथ वो खोलना चाहूँगा। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, ये एतना सिरातुल मुस्तकीम में और सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम में डिस्कस किया है। बट यहाँ पे इसको ज़रा टेक्निकली देखते हैं। पहले मैं थोड़ी सी अंग्रेजी आपको सुनाना चाहूँगा। ठीक है? Quantum mechanics is the most precisely verified theory in the history of science, and what it says about the nature of reality is deeply, startlingly consistent with Islamic metaphysics. And we examine three principles that directly bear an understanding of NDEs. ठीक है? इस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स जो चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, जो साइंस की इक्वेशंस निकाल रही है, जो इस्लामिक मेटाफिजिक्स है ना, जो जिसमें मोस्टली सूफीज़म आता है, लेकिन इसमें फिर कुरान सुन्ना के भी बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट्स है, ये उसके साथ बहुत खतरनाक लेवल पे सिंक्रोनाइज कर रही है, प्रीटी मच सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। और इसको आज हम तीन मोटे मोटे कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है? रेडी है? पहला है नॉन लोकेलिटी। नॉन लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट को बेल्स थ्योरम में प्रूव किया गया था, ये 1964 में हुआ है। और नॉन लोकेलिटी का मतलब ये है कि हर चीज़ जो एग्जिस्ट कर सकती है वो इंफॉर्मेशन या डेटा के फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और उसकी कोई लोकेशन नहीं है कि इधर जाओगे तो मिलेगी, उधर जाओगे। वो कॉन्शियसनेस में है। वो एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको ट्यून, जैसे रेडियो होता है ना, उसको ट्यून करो तो स्टेशन की आवाज़ आती है। इस तरह जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उनकी नॉन लोकल प्रेजेंस है।
अलेन एस्पेक्ट्स 1982 की एक्सपेरिमेंट ने इसको कंफर्म किया था और इसको फिजिकली कंफर्म किया है, और इसके लिए इस भाई को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, 2022 में मिला था. द इम्प्लीकेशन इज रेडिकल. At the quantum level, space is not fundamental to reality. Two particles separate by width of the universe remain instantly correlated. ये साबित हो चुका हुआ है कि इस वक्त ये जो रियलिटी आपके सामने है, वो जो आपने फिजिक्स में पढ़े थे ना, 3 लॉज ऑफ न्यूटन, थर्मोडायनामिक्स, सब बाईपास हो सकता है क्वांटम फिजिक्स के थ्रू. अगर एनर्जी लेवल पे, क्वांटम लेवल पे ज़रा सा भी चेंज किया गया, सारे फिजिक्स के लॉस कोलैप्स कर जाएंगे, और कोलैप्स करते हुए टेस्ट हो चुके हैं. और इसमें नॉन लोकेलिटी से इसके अंदर बेसिकली इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है. इंटेंगलमेंट पे मुझे दोबारा वही बोलना पड़ेगा, मेरी यार रहमान और रहीम की वीडियो है, उसको जाके रेफर कर लें, ठीक है. उसमें इंटेंगलमेंट ज़रा तमीज़ से एक्सप्लोर्ड है. बट इंटेंगलमेंट प्रूव ही तब हो रहा है जब नॉन लोकेलिटी प्रूव हो रहा है. यानी अगर दो पार्टिकल्स टाइम और स्पेस को बाईपास करके एक दूसरे से इतना सिंक हो गए कि एक साथ मूव कर रहे हैं, इसको थप्पड़ मारो इसको भी दर्द होता है तो इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल है वो नॉन लोकल है उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसलिए तो इंस्टेंटेनियस है. फिजिकल फॉर्म होता है, टाइम लगता है ट्रैवल करने में. अब एक आयत, अगेन सूरह काफ की आयत है, आयत नंबर 16. एंड वी आर क्लोजर टू हिम देन इज जगुलर वेन. हम उसकी शेरक से भी उससे ज़्यादा करीब है. अब जस्टिफाई करता है, सेंस बनाता है, राइट. क्योंकि अगर नॉलेज नॉन लोकल है तो अल्लाह ताला को हमें ट्रैक करने के लिए अल्लाह ताला को यहाँ होने की ज़रूरत ही नहीं है. सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि हमारी जितनी भी मूवमेंट है क्वांटम लेवल पे, क्लासिकल लेवल पे, ऑटोमेटिकली सारी ट्रैक हो रही है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गए नॉन लोकल या 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड पे कॉन्स्टेंटली अपलोड हो रही है. इसमें एक ज़रा ये मैं आगे एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें कुन फयाकुन का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना. क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कुन फयाकुन एक ही बार हुआ है, एक बार अल्लाह पाक ने बोला कुन और एक ही बार रिप्लाई आया. नहीं सर, स्पिरिचुअलिटी में ये नॉन स्टॉप चल रहा है. ये जो आपकी ब्रेथ है ये कुन फयाकुन है. हर वो चीज़ जो क्रिएटेड है मूवमेंट में, जब मूवमेंट स्टार्ट कर रही है तो एक तरह से फयाकुन का रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि उस मूवमेंट को करने की उसमें अटेंशन, एनर्जी या उसमें पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, ये अभी तक साइंस फिगर आउट नहीं कर पाई है. क्वांटम में हम इसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं. लेकिन यहाँ कुरान पाक में एक आयत है जो कि हमें इस नॉन लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ जो है ना बाकायदा हिंट करती है कि ये गलत नहीं है भाई, इसको पकड़ लो, ये काम की चीज़ है. एंड वी आर क्लोजर टू देन इज जगुलर मैन है. अब वजूद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहदातुल वजूद का कॉन्सेप्ट. इस नज़रिए से जब आप वहदातुल वजूद को देखोगे तो सेंस बनाएगा, आप शिर्क की तरफ नहीं जाओगे. कुछ लोग ज़्यादातर, मेरी जो नॉर्मली पॉडकास्ट पे भी डिस्कशन हुई है, वो वहदातुल वजूद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि अगर हर चीज़ अल्लाह है नाउजुबिल्ला, तो फिर अल्लाह हर जगह है. मतलब यही आपने खिचड़ी कर दी ना, आप उसको क्लासिकल फिजिक्स की नज़रिए से देख रहे हो, इसलिए आप जो है वो शिर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब फिर तो आप फंसोगे ही फंसोगे. फिर वही है पैंथियंस का कॉन्सेप्ट या डेमी गॉड्स का कॉन्सेप्ट फिर आएगा ही आएगा. क्योंकि आपने पहले इस आयत को एनर्जी लेवल पे देखना है, आपने इसको क्लासिकल लेवल पे देखना ही नहीं है. इसके बाद आप वहदातुल वजूद के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे. इसके बाद आपको समझ में आएगा 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड क्या है. इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप 40 दिन तक कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो, फिर भी आप मुस्कुराते रहोगे और आप हेल्दी रहोगे इससे पहले नहीं समझ में आएगा, ठीक है. अब जिन लोगों ने एनडीए एक्सपीरियंस किया हुआ होता है ना, वो यूनिवर्सली इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, इस नियर डेथ स्टेट को, इस नॉन लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट को. अब देखिए ना, आप अगर एक सेकंड के अंदर आपकी पूरी लाइफ आपके सामने प्रोसेस हो रही है, आप एंटिटीज़ को देख रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स को देख रहे हो, इसके लिए आपने फिजिकली तो मूव ही नहीं किया, बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है. ये पूरा एक्सपीरियंस ही नॉन लोकल है. ये हर उस बंदे ने डॉक्यूमेंट किया है जो एनडीए रिपोर्ट उसने मेडिकल सिचुएशंस के बीच में की, हॉस्पिटल में हुआ है, ठीक है. क्योंकि हमारे पास उसकी हार्ट बीट भी है हमारे पास पूरा वो ग्राफ भी आ रहा है कि देख दिल डेड है, लेकिन वो बंदा आगे बोल रहा है मैं कोई 2-2.5 घंटे कहीं घूम के आया हूँ, तुम्हें क्या मतलब झूठ बोल रहे हैं, मुझसे 15 मिनट नहीं हुआ है मुझे मैं तो घंटों से घूम रहा था. दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड. ये अब हवाई बातें नहीं है, ये कोई नैरेटिव या कोई मंजन नहीं है, ठीक है. द रूह रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी स्पेशल एंकरिंग एग्जिबिट्स इट्स नेचुरल नॉन लोकल कैरेक्टर. यानी रूह जिस चीज़ की बनी हुई है वो भी नॉन लोकल है, वो भी मटेरियल बेस्ड नहीं है. और जब बॉडी से रूह को आज़ाद किया जाता है तो एनडीई की सूरत में आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो रूह की ओरिजिनलिटी है या उसकी मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ है. इस वक्त रूह अपने यूँ समझ लो पर फैला रही है, अपने 100% पे आ गई है. जिस चीज़ को आप एनडीई समझ रहे हो, जिस चीज़ को आप मौत समझ रहे हो, वो एक्चुअली में आपकी कॉन्शियसनेस को आज़ाद करने का, उसके ऊपर जो लिमिटेशंस लगी है ना कि 3 डिमेंशन से ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना, उस प्रोसेस को हटाने का नाम है ये कोई डरने की चीज़ नहीं है. एक्चुअली में हमें इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए है.
लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करूँगा। वही हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर घंटे के अंदर अंदर निपट जाए, बट अभी आधा बाकी है। ठीक है, तो अब थोड़ा स्पीड में जाएंगे, क्योंकि अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ऑब्जर्वर इफेक्ट बोल बोल के एक रील भी बनाई है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर इफेक्ट को कुन फया कुन से आपने कनेक्ट करके देखना है कि ये पैरेलल बना रहा है या नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर इफेक्ट भी वही चीज़ कह रहा है जो कुन फया कुन में अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे साथ कुरान में कह रहे हैं। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल एग्जिस्ट इन अ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन यानी एक ही वक्त में पार्टिकल या जर्रा या इंसान मल्टीपल चीज़ों को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है। जो लोग एनडीई एक्सपीरियंस करके आ रहे होते हैं उन्होंने ये एक लेवल पे एक्सपीरियंस किया होता है। वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं नॉन लोकेलिटी में। नॉन लोकेलिटी की स्टेट में हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हर चीज़ आपको इंस्टेंटली फील होती है, हर सवाल का जवाब मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ऑल पॉसिबल स्टेट्स अंटिल ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये रूह की स्टेट में, ठीक है, कॉन्शियसनेस की स्टेट में। और ये मेरे साथ हो चुका है डीएमटी ट्रिप पे। जब आप इतना ज़्यादा डीएमटी ले लेते हो कि आपकी बॉडी 2 से ढाई मिनट के लिए डेड हो जाती है, हार्ट बीट भी ऑलमोस्ट चली जाती है, आप इतना ऊपर निकल गए हो कि आप अब कोशिश कर रहे हो पहले आसमान से भी ऊपर जाने की, तो आपको एक लात पड़ती है कि नहीं वापस जा तुम्हारा टाइम अभी नहीं हुआ। ये क्या हुआ है? ऑब्जर्व किया गया है। आई ट्राइड या यू ट्राइड थ्रू एनडीई टू मेक अ ट्रेजेक्टरी, लेकिन ऑब्जर्वेशन के जरिए आपकी ट्रेजेक्टरी को लॉक करके आपको वापस भेजा गया कि आपकी लिमिट है। प्रॉपर ऑब्जर्वर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, प्रॉपर ऑब्जर्वर इफेक्ट। और इसी चीज़ की बात अल्लाह पाक कह रहे हैं कि कुन फया कुन है, कि मैं कुन कह रहा हूँ तो चीज़ क्रिएट हो रही है। जब चीज़ क्रिएट हो रही है तो मुझे वापस रिप्लाई जो कह रही है वो फया कुन है। अब वो रिप्लाई किस तरह आ रहे हैं इस पर हम डेप्थ में बात करेंगे आगे, बट इसको मेटाफोर की तरफ आपने नहीं लेना है, इसको एज इक्वेशन लेना है। जो ऑब्जर्वर इफेक्ट की इक्वेशन है वही कुन फयाकुन की इक्वेशन है। 19-20 का फर्क आ रहा है, क्योंकि जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुन फयाकुन की बात कर रहे हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट की, एक फीलिंग की बात कर रहे हैं, एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मोस्टली जो काम किया हुआ है वो काम किया हुआ है जॉन व्हीलर ने। ठीक है, जॉन व्हीलर्स पार्टिसिपेटरी एंथ्रोपिक प्रिंसिपल टेक्स दिस फर्दर। ठीक है, द यूनिवर्स रिक्वायर्स ऑब्जर्वर्स टू एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू बिकम रियल। ये जो जॉन व्हीलर साहब हैं अंग्रेजी में कह ये रहे हैं, ये जो सारा कुछ आपको दिख रहा है ना कायनात जो इस वक्त फिजिकल फॉर्म में है, इसको एग्जिस्ट करने के लिए ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हम अपने यूनिवर्स में केओस देख रहे हैं, ये केओस से ऑर्डर और ऑर्डर से केओस, ये पैटर्न हम इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो इंपॉर्टेंस को अपने थ्रू डायरेक्ट कर रहा है। आई होप मैंने आपका दिमाग में फाड़ दिया हो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इस पर अभी मतलब रियल टाइम में साइंस में फटे चल रहे हैं कि हर चीज़ जो क्रिएटेड है वो ऑब्जर्व हो रही है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है, क्लासिकल साइंस की वजह से नहीं कर रही। ठीक है, और दिस इज द मेजर्ड बिहेवियर ऑफ रियलिटी एट द सब एटॉमिक स्केल। जब आप जर्रे के भी नीचे जा रहे हैं, सब एटॉमिक का मतलब होता है जर्रे से भी नीचे चलेगा, जब आप जर्रे को तोड़ते हो ना तो सिर्फ लाइट है। यूं समझे लाइट है जो एक अजीब कॉम्प्लेक्स किस्म का डांस कर रही है। मतलब साइंस में उसको कहते हैं डांस है, उसके लिए वर्ड भी यही है, यूनिवर्स। पूरा एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है जिसकी वजह से हर चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। सब एटॉमिक लेवल पे जब तक पार्टिकल्स इंटेंगल्ड हैं वो एक ख़ास तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और जब तक उन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो पार्टिकल्स हैं। आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, कुछ और ही बन जाते हैं भाई, वो शपाटर लेवल पे निकल जाते हैं। सूरह यासीन की एक आयत है, ठीक है, आयत नंबर 82, हिज कमांड व्हेन ही विल्स अ थिंग इज ओनली टू से बी एंड इट इज। ये बेसिक आयत है, कुन फैन कुन की बात कर रही है। कुरान के अंदर आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑलरेडी बताया हुआ है, अल्लाह पाक इसको नॉन स्टॉप कर रहे हैं। ये पकड़ लिया ना आपने, इस पूरे लेक्चर की कोर आपने पकड़ ली। बिकॉज ये जो पॉइंट होता है, ये जो हम कह रहे हैं ना मेडिटेशन के जरिए हमने स्टिलनेस अटेन करनी होती है, वो जो स्टिलनेस होती है थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन वो स्टिलनेस इनहेल में भी नहीं होती और एक्सेल में भी नहीं होती। वो स्टिलनेस इनहेल और एक्सेल के बीच का जो पॉज होता है उस पे होती है। यहाँ तक कि आप किसी स्किल्ड म्यूजिशियन, किसी मतलब कंपोजर लेवल बंदा जिसने वाकई में म्यूज़िक को अपनी लाइफ दी है ना, उससे भी आप जाके पूछोगे, वो भी आपको यही कहेगा कि जो म्यूज़िक की एसेंस है वो नोट में थोड़ी है, वो जो दो नोट के बीच का गैप है उसमें होती है। और आप नोटिस भी करोगे जब म्यूज़िक बजता है उस वक्त फीलिंग नहीं आती, बजने के बाद आती है। खैर, थोड़ा ज़्यादा ही ऑफ चलेगा। अब इस लेक्चर को हम थोड़ा रैप अप करने की कोशिश करेंगे आखिरी उस टर्म के साथ जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये भी अगेन बड़ी टेक्निकल टर्म है, इसका नाम है ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन।
ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए ऑर्क ओ आर कहा जाता है। इसको आपने इस तरह देखना है कि रू को आजकल क्वांटम मैकेनिक्स की ज़बान में ऑर्क आर की टेक्नोलॉजी समझा जा रहा है, मतलब यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी सुनाता हूँ आपको। मैथमेटिशियन रॉजर पेनरोज, ये ऑक्सफोर्ड के हैं, एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरऑफ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से है, proposed that consciousness it arises from quantum computations of microtubules, protein structures within neurons, and add that this quantum information does not simply dissipate. अगर आपको मेरी एक्सेंट अच्छी ना लगी हो तो उर्दू में ये दो लोग हैं, एक मैथमेटिशियन है और दूसरा है एनेस्थीसियस्ट। एनेस्थीसियस्ट यूजली वो होते हैं जो आपको मतलब सर्जरी से पहले बेहोश करते हैं। इन दोनों ने ये फिगर आउट किया, इंसान के दिमाग के अंदर बेसिकली छोटे 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 से न्यूरॉन होते हैं, इनके बीच में जो है ना एक क्वांटम ट्यूब प्रोड्यूस होती है। ये बहुत रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। मैंने लास्ट लैंग्वेज ऑफ द सोल की वीडियो में इसको थोड़ा सा टच भी किया था। इनको माइक्रोट्यूबियल्स कहा जाता है। ये जो ट्यूबल्स है, ये जो न्यूरॉन आपस में फायरिंग कर रहे हैं ना, इससे जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो उन ट्यूबल्स में जा रहा है, और मरने के बाद वो ट्यूबल्स गायब नहीं हो रहे हैं, वो डिसिपेट नहीं हो रहे हैं, देयर स्टिल देयर। इसको 10 मिनट लेके सिंक इन कीजिएगा, बिकॉज द क्लोजेस्ट जो हम सबसे करीब पहुंच पाए हैं ना एक रूह को देखने के, इसको एनालाइज करने के, वो ये माइक्रोट्यूबल फिनोमेना है क्वांटम बायोलॉजी का। इससे आगे हम नहीं आ पाए। अब देखें अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, हमें कितनी नॉलेज मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। लेकिन एक कुरान की आयत ज़रूर है जो यहाँ मुझे आप लोगों को कोट करनी है, जो मुझे लगी कि इसके साथ बहुत अच्छा सिंक करती है। ठीक है, सूरह अल बकरा की आयत है, यह है आयत नंबर 154। एंड डू नॉट से ऑफ दोस किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह दैट दे आर डेड, नो दे आर अलाइव, बट यू डू नॉट परसीव इट। यानी वो जो माइक्रो ट्यूब्स के अंदर कॉन्शियसनेस जमा हो रही है, अगर वो शख्स शहीद हो रहा है तो ना सिर्फ वो डिसपेट नहीं हो रही, बल्कि वो सस्टेन हो रही है और किसी ऑल्टरनेट तरीके से हो रही है। कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद कह रहा है हमें एक सबूत मिल रहा है इस चीज़ का कि कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं होती है, ट्रांसफ़र होती है। और कुछ ऐसे केसेस में जब अल्लाह पाक देखते हैं कि जो लोग मेरे रास्ते में अपने आप को कुर्बान किए, डिसपेट होने से तो रोक ही दिया है, उनको एक अलग ही तरह से न्यूट्रिशन या तवानाई या ताकत आना शुरू हो जाती है। बस आप और मैं उसको देख नहीं सकते। हम देखना ही नहीं चाहते, हमसे अपनी डीएमए नेटवर्क के बाहर रहा नहीं जाता। तो ये जो ऑर्क ओ आर कहलाता है, ठीक है, दिस प्रोवाइड्स अ फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ व्हाट द कुरान हैज ऑलवेज स्टेटेड, द रूह इज नॉट एनाइलेटेड एट डेथ, इट इज क्वांटम इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक जहाँ मैं जान मार सका मैंने आपको समराइज करके दिखाया है, और समझाने का मतलब ये सब जब मुझे पता चला, अब मेरे लिए डाउट का कोई पॉइंट रह नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना चाहते हुए डीएमटी कर चुका हूँ, मुझे पता नहीं था डीएमटी है, मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था ड्रग्स को। और अब उस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि मेडिटेशन के थ्रू हेल्दी अमाउंट ऑफ डीएमटी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ के हिसाब से प्रोड्यूस हो जाती है, इतनी कि आई कैन एक्चुअली फील कि ये वही चीज़ है जो मैंने ओवरडोज कर दी थी। और कोई नई चीज़ नहीं कर रहा, वही ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सर, 15 मिनट 20 बहुत ज़्यादा हो गया। जिस दिन मैंने बहुत ज़्यादा सेशंस लेने होते हैं, कॉलें लेनी होती है, उस दिन 1 घंटा बैठ के मेडिटेट कर लेता हूँ ताकि ज़रा माइंड काम डाउन रहे, और नमाज़ पढ़ रहे जी। और अल्लाह पाक सारी चीज़ें करा रहा है आपके सामने ना। मैं एटलीस्ट इस बात का प्रूफ हूँ कि ये रियलिटी को फिगर आउट करने के लिए आपको कोई ड्रग्स करना ज़रूरी नहीं है। ड्रग्स के थ्रू भी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं वो मेजॉरिटी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको रियलिटी समझनी, वो रियलिटी से भागने के लिए कर रहे हैं। और एनडीई का लेक्चर मैंने यही समझाने के लिए आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया, इसलिए ज़्यादातर लोग ओवरडोज में एडिक्शंस में फंस के मर जाते हैं, बिकॉज वो जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं वो एस्केप नहीं है। जब आप कोई भी ड्रग कर रहे हो, वो कर क्या रहा है, आपकी बॉडी में जाके पॉइजनिंग कर रहा है। पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा, डीएमएन बंद होना शुरू हो जाएगा, गामा रेडिएशन ज़्यादा होगी, वो जो पर्दा है आपके बीच में और हकीकत के बीच में वो थिन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं कि इस एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लाइफ बेहतर फिगर आउट होगी, बल्कि रियलिटी आपके मुंह पे एक चपेट की तरह आएगी, मेरे लिए जूते की तरह, जैसे किसी ने रख के मुझे जूता मारा है। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं फ़िलहाल आपको नहीं देना चाहूँगा, आई थिंक यही आपके लिए काफ़ी ओवरलोड होगा। हाउएवर इसका जो स्टूडेंट हैंड आउट है मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स के अंदर वो किसी तरह आपके साथ शेयर कर दूँ। अब जिस वजह से मैंने आप लोगों को रोक के रखा हुआ था एंड के लिए, एक प्रोसेस है रोज़े रखने का 40 दिन का।
जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप में से कोई ये, पहले तो प्लीज़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, जिस्मानी तौर पे आपका हेल्दी होना ज़रूरी है, वरना ये अटेम्प्ट नहीं करना भाई। अगर आपकी मेरी तरह की सेहत है, मैं इस वक़्त फ़िज़िकली हेल्दी नहीं हूँ, मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये अटेम्प्ट कर चुका हुआ हूँ। इसमें आपने 40 दिन रोज़े रखने होते हैं और वो 40 दिन के रोज़े में आहिस्ता-आहिस्ता करके खुराक को कम करना होता है। नमाज़ नहीं छोड़नी होती, बल्कि नमाज के दौरान सर्टन आयात, मैं तो 4 कुल से आगे नहीं जाता था, लेकिन सिर्फ वो आयात पढ़नी है जिनका आपको मतलब पता है। मैंने ये 3 दिन किया था और मुझे, इनको कहते हैं रशेस, आना शुरू हो गए थे और 2.5 से 3 हफ्ते बाद मैं इस स्टेट में पहुंच चुका था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग खाना भी क्यों खाते हैं। इतना आपको एनर्जेटिक फील होना शुरू हो जाता है। अगर आप एडवांस लेवल पे इस एनडीए को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बगैर ट्रेनर या बगैर कोच के ना कीजिएगा। ये जो सूफीज़म में सिलसिले होते हैं या गुरुज होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अगर आप इतनी इंटेंस चीज़ों में जा रहे हो तो आपको बचा ले, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे फिजिकली आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सको, क्योंकि एनडीई के थ्रू फिजिकल डैमेज हो सकता है। ये क्लियर मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आपको लगता है फिजिकली फिट हो, तो मैं इसके सेशंस में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारा कैलेंडर का लिंक आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। मैं सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोचिंग के भी, अलाइनमेंट के भी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो ना, सबसे पहले बॉडी पे काम करना है। बॉडी को पहले सेट कर ले यार, मैं ये भुगत के बैठा हुआ हूँ, बॉडी पे काम नहीं करो, 2-3 महीने से ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। और ये जो लेक्चर है, इसको आपने खुद अप्लाई करना है। ठीक है ना। अपनी लाइफ में देखें कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मौत को किस नज़रिए से देखते थे, कि आनी है। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मौत रोज़ आती है, ज़िंदगी एक ही बार आती है। जब आप एक्चुअली में हिम्मत करते हो कि मैंने जो सोचा है मैं वो करूँगा। मौत रोज़ आ रही है, रोज़ नींद में मर रहे हो। तो क्या इस मरने को आपने ऑटो पायलट पे होते हुए देना है, या अब आप इसका कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे? इसी बात पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो अब डायरेक्ट 15 सेंसेस ऑफ द सोल में घुसेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।